आज का समय इतिहास के सबसे संवेदनशील दौरों में से एक है और अगर आप चारों तरफ नजर डालें तो एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। दुनिया धीरे धीरे युद्ध की तरफ खिसक रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव किसी भी समय बड़े टकराव में बदल सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर गोलीबारी आम बात हो चुकी है और इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आने वाला समय शांति से ज्यादा शक्ति का होगा और जो देश अपनी सेना को मजबूत नहीं करेगा, जो अपने सैनिकों का ख्याल नहीं रखेगा, वो पीछे छूट जाएगा। अब इसी नजरिए से अगर हम भारत को देखें तो सवाल उठता है कि क्या हमारे सैनिकों को हमेशा वो सम्मान, वो सुरक्षा और वो सुविधाएं मिली जिनके वो हकदार थे। 2004 से 2014 के बीच सैनिकों की सैलरी जरूर बढ़ी, खासकर सिक्स्थ पे कमीशन के बाद लगभग 30 से 40% तक इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन असली समस्या पैसे की नहीं थी बल्कि सिस्टम की थी, जहां एक ही रैंक और समान सेवा करने वाले दो सैनिकों की पेंशन अलग अलग होती थी। मतलब अगर एक जवान 1995 में रिटायर हुआ और दूसरा 2010 में, तो दोनों की पेंशन अलग, जबकि दोनों ने देश के लिए बराबर जोखिम उठाया। और यही सबसे बड़ा अन्याय था, जिसे वन रैंक वन पेंशन यानी OROP कहा गया। और यह कोई छोटा मुद्दा नहीं था, यह 40 साल से ज्यादा पुरानी मांग थी। हजारों पूर्व सैनिक सड़कों पर उतर चुके थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, मेडल तक लौट आए गए, लेकिन 2014 तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। फिर 2015 में पहली बार इसे लागू किया गया और इसका असर बहुत बड़ा था। करीब 20 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों को सीधा फायदा मिला। अब तक 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खातों में ट्रांसफर हो चुके हैं और हर 5 साल में पेंशन को अपडेट करने का सिस्टम बनाया गया। यानी सीधी भाषा में समझें तो पहले जो फर्क था उसे खत्म करने की शुरुआत हुई। अब बात करें शहीदों और घायल सैनिकों की, तो पहले कई मामलों में मुआवजा 10 से 20 लाख रुपए के बीच होता था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर कई मामलों में यह 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस को भी 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए से ज्यादा किया गया। और सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ रकम में नहीं बल्कि सिस्टम में आया। जहां पहले पेंशन, मेडिकल क्लेम और डिसेबिलिटी लाभ के लिए सैनिकों को सालों तक इंतजार करना पड़ता था, अब डिजिटल सिस्टम के जरिए पैसा सीधे बैंक खाते में आता है। प्रोसेस तेज हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी है। ECHS यानी एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम का विस्तार हुआ, जिससे लाखों परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिली। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो 2014 से पहले सेना में उनकी भूमिका बहुत सीमित थी, लेकिन अब परमानेंट कमीशन और NDA एंट्री के दरवाजे खुले हैं। कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि पहली बार सैनिकों के मुद्दे सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि नीतियों में दिखाई दिए। पहले सैनिकों को उनका हक पाने के लिए लड़ना पड़ता था, अब सिस्टम खुद उनके लिए काम करता हुआ नजर आने लगा है और यही किसी भी देश की असली ताकत है। अब अगर हम सेना की असली ताकत की बात करें तो यह सिर्फ सैलरी या पेंशन तक सीमित नहीं है। असली ताकत होती है हथियार, तकनीक और वो निर्णय लेने की क्षमता जो युद्ध के मैदान में सेकंडों में फर्क पैदा करती है। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 2004 से 2014 के बीच भारत का रक्षा बजट जरूर बढ़ा, 77,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 224 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। लेकिन इसमें से 55 से 60% हिस्सा सैलरी और पेंशन में ही खर्च हो जाता था, जिससे नए हथियार खरीदने के लिए बहुत कम पैसा बचता था। और इसका असर साफ दिखा। जहां लगभग 30 साल तक कोई नई आर्टिलरी गन नहीं खरीदी गई, फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या 42 से घटकर करीब 30 से 32 तक पहुंच गई। और CAG की रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि भारत के पास सिर्फ 20 दिन के तीव्र युद्ध के लिए गोला बारूद था, जो किसी भी बड़े युद्ध के लिए बेहद खतरनाक स्थिति थी। अब 2014 के बाद तस्वीर तेजी से बदलती है, जहां रक्षा बजट बढ़कर 5.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और भारत दुनिया के टॉप 3 सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल हो गया। लेकिन असली बदलाव सिर्फ बजट में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल में था। रफाल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन को रोक सकती है, अपाची हेलीकॉप्टर जो टैंकों को मिनटों में खत्म कर सकते हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर जो पहाड़ों में भारी हथियार पहुंचा सकते हैं, ये सब ताकत का सीधा उदाहरण है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत अब 68% कैपिटल बजट भारत के अंदर ही खर्च किया जा रहा है। INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, तेजास फाइटर जेट, धनुष आर्टिलरी जैसे प्रोजेक्ट सामने आए हैं।
और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बेचने वाला देश बन रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी आई है। जहां पहले चीन सीमा पर सड़कें अधूरी थीं, अब अटाल टनल और सैकड़ों किलोमीटर की नई सड़कें तैयार हैं। और सबसे बड़ा बदलाव है ऑपरेशनल अप्रोच, जहां 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक ये दिखाते हैं कि अब भारत पहल करता है, यानी दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है। और यही बदलाव सेना के मनोबल को भी बढ़ाता है और देश के आत्मविश्वास को भी। अब अगर हम किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं होती, बल्कि उस दिशा में होती है जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहा होता है। और अगर आज के भारत को देखें तो यह साफ दिखता है कि दिशा बदल चुकी है, रफ्तार बढ़ चुकी है और सोच भी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वासी हो चुकी है। हाँ, चुनौतियां अभी भी हैं और उन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं होगा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आज जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है वो पहले या तो दबे रहते थे या सालों तक फाइलों में अटके रहते थे। आज रक्षा बजट का करीब 25 से 30% हिस्सा पेंशन में चला जाता है और यही वजह बनी अग्निपाथ स्कीम की, जिसका मकसद साफ है, सेना को युवा बनाना, औसत उम्र 32 साल से घटाकर करीब 26 साल तक लाना और लंबे समय में पेंशन का बोझ कम करना, ताकि ज्यादा पैसा आधुनिक हथियारों और तकनीक पर लगाया जा सके। इस पर बहस जरूर है। कई पूर्व सैनिकों ने चिंता जताई कि 4 साल की सेवा से अनुभव पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार का तर्क है कि 25% सबसे बेहतर जवान आगे भी सेना में रहेंगे और बाकी प्रशिक्षित युवा देश की दूसरी सुरक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में योगदान देंगे। यानी एक तरह से यह मॉडल सेना को लीन और फ्यूचर रेडी बनाने की कोशिश है। इसके अलावा मेक इन इंडिया को लेकर भी सच्चाई यह है कि भारत अभी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। हम अभी भी रूस, फ्रांस और अमेरिका से बड़े प्लेटफॉर्म खरीदते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब दिशा बदल चुकी है। जहां 2014 से पहले रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग न के बराबर थी, वहीं अब सैकड़ों स्टार्टअप ड्रोन, एआई, सर्वेलेंस सिस्टम्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि रक्षा निर्यात 2000 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि माइंडसेट चेंज का संकेत है। कई रक्षा विशेषज्ञों और रिटायर्ड जनरल्स ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि आज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पहले से तेज हुआ है, फैसले लेने की गति बढ़ी है और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सेना को अब सिर्फ इंतजार करने वाली फोर्स नहीं बल्कि प्रोएक्टिव फोर्स के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ ऑपरेशन नहीं थे, बल्कि यह संकेत थे कि भारत अब नई नीति पर काम कर रहा है। अगर हमला होगा तो जवाब भी होगा और वो भी निर्णायक होगा। हाल के वर्षों में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास, एलएसी और एलओसी पर बेहतर तैनाती, आधुनिक हथियारों की तेजी से डिलीवरी और डिजिटल कमांड सिस्टम का विस्तार यह दिखाता है कि बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि जमीन पर हो रहा है। हां, अभी भी चुनौतियां हैं। बजट को और बढ़ाने की जरूरत है, इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना जरूरी है और जवानों के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जैसे मुद्दों पर लगातार काम करना होगा। लेकिन अगर एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा फर्क यह है कि आज भारत पहले जैसा रिएक्टिव देश नहीं रहा, बल्कि एक कॉन्फिडेंट, असर्टिव और तैयार राष्ट्र बन चुका है। आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों को स्पष्ट संदेश देता है कि अब यह नया भारत है जो न तो कमजोर है न ही चुप बैठने वाला है। और यही बदलाव किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है, क्योंकि जब देश का सैनिक मजबूत होता है, उसका मनोबल ऊंचा होता है और उसे यह भरोसा होता है कि देश उसके साथ खड़ा है, तब वह सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित करता है। और यही आज के भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है।